Hello dear, welcome to this channel नेक्स्ट जनरेशन एंड लर्निंग सेंटर पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शंस है। ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये टॉपिक हम लोग जो आप लोग को काम आएगा यूपीएससी मेंस पेपर 3 GS2 जिसमें आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आपको ये काम आएगा। चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम लोग जो इस वीडियो में जो कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं वो कंटेंट है न्यूज आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वन नेशन वन इलेक्शंस को समझेंगे हम लोग। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया हम लोग देखेंगे। फिर या फिर वर्ल्ड में हम लोग नीड फॉर वन इलेक्शन वन इलेक्शंस को देखेंगे। फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस। उसके बाद देखेंगे हम लोग बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शंस। फिर क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स देखेंगे हम लोग। फिर ग्लोबल एग्जांपल्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस को देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट्स रोड मैप्स। उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे और फिर की टेकअवेज आप लोगों के लिए एज एस्पायरेंट्स हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूज आर्टिकल। ये एक्चुअली दी हिंदू का आर्टिकल है आपका, जिसमें देखिए कल ही जो है यानी कल मतलब 18 सितंबर को आपको जो है सो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है टू फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, जो क्या करेगा, होल्ड करेगा कंसल्टेशन विथ अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, टू मेक ए पॉलिटिकल कंसेंसस। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएंगे? पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा। ये सब चीजें से हम लोग को पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए या फिर अदर जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसके कंसल्टेशंस के लिए इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया गया है। ठीक, या बनाया जाए। इसमें देखिए क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अश्वनी वैष्णव हैं वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें कहे हैं। बेसिकली देखिए क्या है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये इनके चेयरमैनशिप में आपको वन नेशन वन इलेक्शंस का एक कमेटी बना था, जो आपको क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस हम लोग फर्स्ट स्टेप में कंडक्ट करवा लेंगे। उसके बाद आपको विद इन द 100 डेज हम लोग म्युनिसिपल एंड पंचायत पोल भी साथ ही साथ करवा लेंगे। ये इसका कहना है, यानी आपका ये कमेटी का। ठीक, और इसमें देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो तो बोल रहा है कि भाई ये जैसे पीएम बोले हैं कि ये पार्टिसिपेटिव है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी का पार्टिसिपेटिव रहेगा ये डेमोक्रेसी के लिए। जबकि कांग्रेस देखिए जो अपोजिशन है, मेन अपोजिशन पार्टी, वो बोला है इम्प्रैक्टिकल है ये, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी अपोजिशन है ये फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा, ये सब आरोप है। तो चलिए हम लोग इस आरोप के ऊपर हम लोग अपना एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे, समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए वन नेशन वन इलेक्शंस है क्या। तो ये आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाया जाएगा, यानी स्टेट इलेक्शंस एज वेल एज आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शंस यानी लोकसभा, ये दोनों जो है सो एक साथ करवाने का ये मेन बेसिकल फिलॉसफी है, बेसिक फिलॉसफी है इसका साइमल्टेनियस इलेक्शन। उसके बाद आइए रिड्यूस्ड इलेक्शन फ्रीक्वेंसी। इससे होगा क्या कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो। आप लोग एक चीज बताइए, हमारे इंडिया में अभी नेशनल पार्टी कितने हैं? नेशनल पार्टी आपको टोटल 6 हैं। ठीक है, वो जो 6 पार्टी हैं वो एक आप है, आम आदमी पार्टी, बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद सीपीआई एम है, मार्क्सिस्ट विचारधारा वाला, उसके बाद आईएनसी है, एक आपका एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक, ये 6 नेशनल पार्टी हैं आपको। उसके बाद 57 आपका स्टेट पार्टीज है, और उसके बाद तो बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। ये सारे चीजें हैं। तो ये जितने भी पार्टी हैं ये सारे क्या रहते हैं, हमेशा मतलब पॉलिटिकल, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्योंकि हमेशा कभी ना कभी चुनाव होते रहता है। अभी जैसे देखिए रिसेंटली जो है सो
अभी करंट मंथ में जैसे अभी देखिए लास्ट डेज में यानी प्रीवियस डेज में आपका आज 18 सितंबर को आपको जेएंडके में पहला फेज ऑफ इलेक्शन हुआ है। उसके बाद देखिए हरियाणा में होना है, फिर महाराष्ट्र में होना है, यानी इलेक्शंस में लगा रहता है। जैसे पीएम को भी देखिए रैली करना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। इसको जो है सो घटाना है, ये मेन मोटिव ये है। तो इससे होगा क्या कि इससे होगा कि आपको गवर्नेंस इफेक्टिव हो पाएगा। ये एक नजरिया है इसका, वन नेशन और वन इलेक्शंस का। उसके बाद आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीका से कर पाएंगे, यानी इसमें जो रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आर्मी पर्सनल हैं, फिर आपका ऑफिशियल्स जितने होते हैं, ये सारे चीजों का, या फिर जितने भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इसको हम लोग कह रहा है कि हम लोग इसको पोटेंशियल बेनिफिट के लिए हम लोग यूज कर पाएंगे। और भी इसका जो अल्टरनेटिव यूज हो सकता है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम लोग कह सकते हैं। ये सारा चीजें हैं फिलोसफिकल इसके पीछे का। अगर देखें हम लोग इंडिया में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आपको इनिशियली जो पहला इलेक्शन, फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शन जो इंडिया में हुआ था, वो कब से कब था आपका? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। तो ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक। तो उसमें देखिए उस वक्त जो हुआ था, उस वक्त भी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था, यानी फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज दोनों साथ साथ हुआ था। तो वो कब से कब? 1952 से 1967 तक ये चला। जो कि हम लोग देखें उस बीच में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी था, एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, गवर्नमेंट स्टेबल भी रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब आपका 1967 के बाद जब आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया, मिड टर्म इलेक्शन होने लगे, बहुत जगह प्रेसिडेंट्स रूल वगैरह लग गए, इमरजेंसी सिचुएशन आया, इस वजह से बहुत सारे डिसोल्यूशन, असेंबली का डिसोल्यूशन करना पड़ा। इस वजह से आपको स्टैगर्ड इलेक्शन होने लगा। ठीक है, बिखराव में चुनाव होने लगा, ये चीजें थी। यानी हम लोग क्या किए, वन नेशन वन इलेक्शन से स्टैगर्ड की तरफ आए, फिर से हम लोग स्टैगर्ड इलेक्शन से वन नेशन वन इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए नीड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शंस क्या है। एक आपका कंटिन्यूअस इलेक्शन साइकिल जो है, जो इंडिया एक कंटिन्यूअस इलेक्शन साइकिल जो है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक, यानी मान मान लीजिए हम लोग वन नेशन वन इलेक्शंस चाह रहे हैं। इंडिया में जो फ्रिक्वेंट इलेक्शन जो होते रहता है, उसको हम लोग तोड़ करके बस एक बार इलेक्शन करना चाह रहे हैं। जिससे होगा क्या कि इफेक्टिव गवर्नेंस कर पाएंगे, यानी जितने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होंगे उसका हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। फिर उसके बाद रिड्यूस्ड फाइनेंशियल बर्डन हम लोग कर हो पाएगा। जो एक बार मान लीजिए बार बार हम लोग रिसोर्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते रहना करना, बार बार अभी चुनाव होता है तो ईवीएम का इधर ट्रांसपोर्टेशन, फिर मान लीजिए आर्मी पर्सनल का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे लॉजिस्टिक्स के जो हैं, वेयर हाउस का जितने भी होते हैं ईवीएम को रखने के लिए, ये सारी चीजें जो होता है उसका हम लोग जो है ना बर्डन कम होगा वन टाइम, ऐसा अनुमानित है। उसके बाद आइए तो ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम लोग कर पाएंगे। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर मान लीजिए वन टाइम इलेक्शन अगर कंप्लीट हो गया, तो हम लोग अगर आर्मी सिक्योरिटी पर्सनल जो भी हैं इन्वॉल्व इसमें, इसको हम लोग एक जहां हम लोग का रिक्वायरमेंट है उस जगह हम लोग फिर एलोकेट कर देंगे और उसका इफेक्टिव यूज हो पाएगा, ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स का हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। है ना, जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनका हम लोग कुछ और काम करवा पाएंगे। ये सारे चीजें हैं। इनहांस्ड पॉलिसी कंटिन्यूटी, हम लोग जितने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हैं उसको एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अच्छा से कर पाएंगे। जितने भी लीडर्स हैं वो मेन ध्यान देंगे फिर गवर्नेंस के ऊपर, और गवर्नेंस और उसका एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग के ऊपर, आपका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग और पॉलिसी के ऊपर ये लोग ध्यान देंगे, जितने भी लीडर्स होंगे। ये चीजें होगा। फिर देखिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में क्या क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा आपको। पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज को इलेक्शन जब होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर आपका पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना होगा, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेशनल स्टेट पार्टी या फिर रीजनल जो भी हैं ये सारे।
उसके बाद स्ट्रेंथनिंग इलेक्शन कमीशंस को मजबूत करना होगा आपको। उसको ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल करवाना होगा। उसमें आपको ऑफिशियल्स को और बढ़ाना होगा उस वक्त के लिए, जब भी इलेक्शन कंडक्ट होगा या ये सारी चीज़ें होंगी। फिर पायलट प्रोग्राम देख करके चलाना होगा और उसका फिजिबिलिटी और इफेक्टिवनेस को चेक करना होगा बिफोर नेशन वाइड आपको इम्प्लीमेंटेशंस के पहले, ये सारी चीज़ें देखना होगा। फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स पे भी ध्यान देना होगा, यानी आपके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग ईवीएम। आपके पास ईवीएम आपको एक्स्ट्रा खरीदना होगा, वीवीपैट खरीदना होगा, सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह जो है सो, और आपको हो सकता है रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो एक साथ जब करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखना होगा। फिर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस में सबसे पहले तो एक आर्टिकल, आपको आर्टिकल जितने भी हैं, आर्टिकल 83 आपको देखना होगा, जो कि आपको ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा से है। आर्टिकल 85 आपको ड्यूरेशन ऑफ द, ये आपको जो है ना डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा हो जाएगा। आर्टिकल 172 आपका ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो जाएगा। 174 आपका जो है सो डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। उसके बाद 356 जो आपको प्रेसिडेंट्स रूल का बात करता है। ये सारे अमेंडमेंट आपको करने होंगे, ये सारे आर्टिकल्स का। ठीक। उसके बाद देखें तो स्टेट कंसेंसस आपको कंसेंट लेना होगा। तो आपको फेडरलिज्म बना करके रखने के लिए आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास करवाना होगा, और ये एक बहुत हेक्टिक टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए, ये देखना होगा। ठीक है। फिर देखिए जुडिशियल रिव्यू, अगर मान लीजिए कोई स्टेट या कोई लीडर्स अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो ये कहीं जा करके कोर्ट में चैलेंजेस कर देंगे और स्क्रूटनी पे डाल देंगे। ये सारी चीजें इस पे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। फिर देखें तो एक कंटिन्यूइंग मेजर इश्यूज में हम लोग देखें तो सबसे पहला तो आपको आर्टिकल जो बोले हैं 83 देखिए, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। 85 रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा का है। 172 आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, 174 आपका डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और 356 आपका प्रेसिडेंट रूल, ये इसको अमेंड करना होगा। उसके बाद देखिए आपको पॉलिटिकल पार्टी से कंसेंसस बनाना होगा। उसके बाद देखिए फेडरल स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने के लिए आपको जो है वैलिडिटी भी चेक करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी चेक करना होगा। क्या ये जो हम लोग गवर्नमेंट यानी सरकार पूरा लॉन्ग टर्म चलाने से पहले ही हम लोग असेंबलीज को जो डिजॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसको भी हमको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे भी आपको देखना होगा। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ईवीएम खरीदने होंगे, वीवीपैट वगैरह खरीदने होंगे। फिर देखिए एक कंसर्न क्या है कि जनरली माना जाता है कि ईवीएम का लाइफ आपका 15 ईयर्स होता है। 15 ईयर्स के बाद जो है, जैसे मान लीजिए एक बार इलेक्शन हो गया, तो इतने सारे हम लोग को एक साल एक साथ कंडक्ट करवाने के लिए आपको ईवीएम की रिक्वायरमेंट लगभग दोगुनी होगी। तो फिर क्या होगा, आपको जब उसका रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो 15 ईयर्स के बाद, तो वो थोड़ा सा जो है सो महंगा होगा, बहुत ज़्यादा। इसका भी देखना होगा, ह्यूज एक्सपेंडिचर होगा उसके ऊपर, फिर ये देखना होगा। उसके बाद देखिए आर्मी वगैरह है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल पोलिंग पर्सनल भी आपको चाहिए। ये सारे चैलेंजेस हैं, इसको जो है सो देखते हैं कैसे हम लोग मिटिगेट कर पाएगी गवर्नमेंट। देखिए बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, तो देखिए सबसे पहला तो इकोनॉमिक सेविंग्स का हवाला दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, यानी आपको इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज जो है ना, ये अच्छा से मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और डेवलपमेंट इनिशिएटिव विदाउट फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ले पाएंगे। उसके बाद नेशनल यूनिटी को फोस्टर करेगा, ये ऐसा कहना है। ठीक है। उसके बाद देखिए इनहेंस्ड पार्टिसिपेशन, यानी लोगों को जो है, लोगों जो है जो बार बार जो बार बार जो वोटिंग फैटिग हो जाता है, मान लीजिए कि बार बार चुनाव आ जाता है, कुछ ऐसे सोचते रहते हैं लोग, तो ये सारी चीजें घटेगा वन टाइम इलेक्शंस। फिर देखिए क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स क्या, सबसे पहला तो आपका फेडरल इश्यूज है, फेडरलिज्म इश्यूज, यानी कहना है कि भाई स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं वो नेशनल जो इश्यूज रहेगा उसमें हो सकता है कि स्टेट का इशू दब जाए। ये थोड़ा सा मतलब मान लीजिए कि पॉलिटिकल जो सेंट्रल इश्यूज हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह है पाकिस्तान चाइना का, उस वक्त का जो इशू है नेशनल इशू के तहत ही कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट भी सिलेक्ट कर ले वोटर्स,
ये सारे चीजें होगा तो इससे आपका फेडरलिज्म जो है ये अंडरमाइन हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि वोटर्स हमारे जो इंडिया के हैं वो उस तरह के एजुकेटेड हैं नहीं। तो उनको हो सकता है थोड़ा डिलेमा में हो चले जाएं, कंफ्यूजन स्टेट में चले जाएं कि भाई कौन सा हमारा मतलब जो नेशनल इशूज है और स्टेट इशूज है वो डिफरेंशिएट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फिर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस में होगा कि जो भी मैसिव स्केल पे आपका प्रेजेंट जो भी जैसे मान लीजिए ईवीएम का हो गया, ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका वेयर हाउस का रखने के लिए चुनाव के बाद जो है सो वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। तो ये लॉजिस्टिकल सप्लाई में ये थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएगी अभी। ये सारे चैलेंजेस हैं। फिर आपको एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल भी चाहिए होंगे। अ, ये सारी चीजें हैं चैलेंजेस देखिए। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल डिसरप्शंस, क्योंकि क्या होगा कि सारे जो स्टेट असेंबलीज हैं एक बार मतलब आप कंप्लीट खत्म कर देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उसके बाद सारे चुनाव में जाएंगे, तो ये सारे चीजें थोड़ा सा इनिशियली जो है सो दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद देखिए ग्लोबल एग्जांपल्स, ग्लोबल में देखें तो साउथ अफ्रीका जो है सो बहुत ज़्यादा समय से साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवा रहा है, जो कि एक अच्छा इफेक्टिवनेस दिखा रहा है सिस्टम वहाँ का, ठीक है। उसके बाद स्वीडन भी देखिए करवाता है, बेल्जियम भी करवा रहा है, तो ये वहाँ पे मतलब गवर्नेंस और प्रमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। ये सिचुएशन है। अगर देखें गवर्नमेंट्स का रोड मैप, तो गवर्नमेंट अभी कमिटी आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके अंतर्गत जो है सो ये कमिटी बना है, वो लुक एट किए हैं सारे सिचुएशंस को। उनका रिकमेंडेशन जो कि आप देखे ही हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर गवर्नमेंट्स प्लान्स, गवर्नमेंट देखिए अभी तो आपको क्या किए हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाए हैं, है ना। वो लुक एट करेंगे और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संपर्क कर करके जितने भी इश्यूज हैं उसको, कंसर्न्स या इश्यूज जो हैं उसको रेज कर करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेगी गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए पायलट टेस्टिंग कर सकती है गवर्नमेंट को। इंश्योर करना होगा सबसे पहले फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शंस, उसके इसको देखना होगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये न्यूज़ आपका जो है सो द इंडियन एक्सप्रेस का है। तो ये कह रहे हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन अगर 2029 में होती है तो अभी देखिए तत्काल आपको 17 स्टेट्स टू हैव स्टेट असेंबलीज लेस देन 3 इयर्स। तो ये चीजें हैं, तो इसको फिर कैसे एड्रेस कर पाते हैं, ये सब चैलेंजेस हैं, इसको लुक एट करना होगा। फिर देखिए ये कमिटी आपको कब कब गठित हुआ था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, आपको एक कमेटी बना था जो आपको वन नेशन वन इलेक्शंस के ऊपर। तो ये देखिए 2 सितंबर 2023 को गठित हुआ था, जो आपको 191 डेज में ये कमेटी जो है सो प्रेसिडेंट मुर्मू साहब को सौंप दिए थे, ठीक। तो ये देखिए उसके बाद देखिए इसमें क्या था कि वो कमेटी जो सुझाव दिए थे मेजर वही था कि स्टेट असेंबली को और पार्लियामेंट्री चुनाव हम लोग एक साथ करवाएंगे, उसके बाद 100 डेज के अंदर में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत का चुनाव करवा देंगे। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन था कि देयर शुड बी सिंगल इलेक्टरल रोल एंड आपका इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इपिक, ये जो आपको होना चाहिए वो एक आपको एक ही होगा फॉर ऑल 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये सभी चुनाव में आपका सेम ही होगा, इलेक्टरल रोल और इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये जो है सो चीजें सुझाव दिया गया है। फिर दूसरा हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं हम लोग कंक्लूजन में क्या देखेंगे फ्यूचर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, पोटेंशियल जो कंसर्न्स हैं अबाउट फेडरलिज्म है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, एग्जिस्टेंस इशूज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि खाली जो नेशनल पार्टी है उसी को बेनिफिट मिल जाए, तो ये सारी चीजें देखना होगा। तब आप लोग तब जो है सो इसका सक्सेसफुल ट्रांजिशन हो पाएगा, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना होगा एमंग द पॉलिटिकल पार्टी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसेंसस बनाना होगा। ये सारे कंसर्न्स को भी एड्रेस कर करके तब ट्रांजिशन सक्सेसफुल होगा। ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए अगर आप एस्पायरेंट्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये पेपर 3 GS 2 में आएगा, पॉलिटी इन गवर्नेंस में, और ये करंट अफेयर्स तो है ही। उसके बाद देखिए इसको जो है आपको एनालाइज करना होगा द प्रॉस एंड
कॉन्सिक्वेंस कॉन्स ऑफ द प्रपोजल्स, उसके बाद आपको एग्जामिन करना होगा प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, फिर असेसिंग करना होगा इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डायनामिक्स। ये चीजें आपको एज एस्पायरेंट्स आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स वंस अगेन। जय हिंद।